अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद आवर लेक्चर 2। थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने तुम लोगों को डिफ़ाइन किया व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। उसके 3 एस्पेक्ट्स बता दिए, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस को ब्रीफ कर दिया। और फिर मैंने ये बताया कि बॉडी के नॉर्म्स क्या हैं। आज की क्लास ना बड़ी थ्योरेटिकल क्लास होगी। आज की क्लास में हम लोग को काफ़ी देर तक बस सुनना है। आखिर में एक चीज़ को ब्रीफ आउट करूँगा, उसको मैं ना डिक्टेट भी कर दूँगा। थ्योरेटिकल क्लास है, फर्दर ब्रेन वॉश करूँगा, फर्दर समझाऊँगा होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बोला कि बॉडी टेंड करती है टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। लेक्चर के बिल्कुल आखिर में मैंने कहा था मैं बताऊँगा वेदर कौन स्टेबलाइज है, कौन स्टेबलाइज हो पाया। तो बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में स्टेबल है। स्टेबल इन ए सेंस कि वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको खुराक अपनी बनाई भी मिल रही है, हर एस्पेक्ट उसके पास उसका अपना है। तो कुछ लोग के दिमाग में, जब मैंने खुराक वाली बात की होगी ना, कुछ लोग के दिमाग में आया होगा प्लांट्स। यहीं से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। क्या प्लांट्स स्टेबल हैं? प्लांट ज़रूर एक हद तक स्टेबल है टू एन एक्सटेंड के प्लांट के पास अपनी फूड चेन है। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो हाँ, ये बात मानने की है कि प्लांट इस हद तक स्टेबलाइज है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। मगर ज़रा सोचो, अगर मैं इस बुनियाद के ऊपर ये बात मान लूँ कि प्लांट बिल्कुल ही एक स्टेबलाइज एलिमेंट है, एक स्टेबलाइज चीज़ है, या एक ऐसा एलिमेंट है जिसने अपना होम्योस्टेसिस रिटेन कर लिया है, तो क्या ये बात वाक़तन इस एक डेफिनेशन के ऊपर कि कंप्लीट स्टेबिलिटी रिटेन हो गई है पूरी उतरती है? नहीं। प्लांट इस हद तक ज़रूर स्टेबलाइज है, या प्लांट इस हद तक ज़रूर होम्योस्टैटिक है कि हाँ, उसके पास अपनी फूड चेन है। बट द इशू इज़, क्या हर एक एस्पेक्ट वो अपने पास से रिटेन कर रहा है, खुद से रिटेन कर रहा है? नहीं। सोचो ज़रा, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट रिक्वायर्ड सनलाइट कहाँ से मिलेगी? नेचर से। जब तक नेचर से सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक प्लांट स्टेबलाइज खुद तो नहीं है। देन वाटर कहाँ से मिल रहा है? सॉइल। जब तक सॉइल वाटर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्या प्लांट खुद से वाटर जनरेट कर सकता है? सोचने की बात है, नहीं कर सकता। खुद से तो वाटर जनरेशन नहीं आएगी ना। फॉर इंस्टेंस ग्रोथ के लिए मिनरल्स या इवन फोटोसिंथेसिस में ही जो मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ से ले रहा है? सॉइल से। अब इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, फ़िलहाल चंद बातें ही हैं कि प्लांट को यहाँ से ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम नेचर। तो प्लांट तो पे स्टेबल नहीं हुआ ना भाई। प्लांट को तो एक जंग लड़नी पड़ रही है अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन करने के लिए, और वो इन सारी की सारी चीज़ों को अडाप्ट करता है। वो इन तमाम तर चीज़ों को अपने पास गैदर अप कर रहा है, और गैदर अप कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम दी नेचर। जब तक नहीं मिलेंगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सो आई एम रूलिंग आउट दैट प्लांट इज़ नॉट एन होम्योस्टैटिक क्रिएचर। हाँ, दे टेंड्स टू मेंटेन देयर इक्विलिब्रियम। करता है फोटोसिंथेसिस, इट टेंड्स इट्स इक्विलिब्रियम, बट टोटली होम्योस्टैटिक नहीं है। आई हैव रूल्ड आउट प्लांट्स। ध्यान देना। एनिमल्स, क्या एनिमल होम्योस्टैटिक है? क्या एनिमल के पास अपनी फूड चेन है? तो यहीं पर आई कैन रूल आउट दैट एनिमल भी एक ऐसा क्रिएचर है जिसको अपना होम्योस्टेसिस रिटेन करना पड़ेगा। वो अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन करता है, कोशिश करता है टू रिटेन इट्स होम्योस्टेसिस, मगर टोटली होम्योस्टैटिक नहीं है। कौन बचा? आप लोग, ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या होम्योस्टैटिकली स्टेबल हैं? कल मैंने चंद पैरामीटर्स के ऊपर ज़रूर इस बात को रेक्टिफाई किया दैट नो, ह्यूमंस आर नॉट इंटायरली स्टेबल। चंद वजूहात पर ही हमारे होम्योस्टैटिक पैरामीटर्स हिल रहे थे। तो अगर उन पैरामीटर्स को फॉर एन इंस्टेंस इग्नोर कर दूं, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसे पैरामीटर्स प्लांट्स के ऊपर भी नहीं रखे, मैंने बिल्कुल वैसे पैरामीटर्स एनिमल्स के ऊपर भी नहीं रखे, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स इग्नोर ब्लड प्रेशर्स, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड व्हाट वाज द फोर्थ वन, टेम्परेचर। तो क्या इन चीज़ों को हटा देने पर क्या ह्यूमंस एक होम्योस्टैटिक क्रिएचर है? तो नहीं। डू वी हैव आवर ओन फूड चेन? सोचो, हाँ या ना? ना। हमारे पास अपनी फूड चेन कहाँ है?
आइदर वी ईट आउट वेजिटेबल्स, कौन सी सोर्स है? प्लांट। और वी ईट आउट एनिमल सोर्स, वी ईट मीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एनिमल सोर्स। हमारे पास तो भाई अपनी फूड चेन ही नहीं है। इंसानों को खाओ ना, जब इंसानों को खाओगे तो हाँ फिर अपनी फूड चेन हो जाएगी। इंसानों को खाओ तो वो भी नहीं कर सकते। तो वी डू नॉट इवन हैव आवर ओन फूड चेन, एंड सिंस व्हेन वी डू नॉट हैव आवर ओन फूड चेन, हम लोग इस तरीके से भी तो होम्योस्टैटिकली स्टेबल नहीं है। ज़रा अपने आप को ही सोचो, ज़रा मैं अपने ऊपर रख के बोलूँ, अगर मैं गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पे जाऊँ और मुझे वहाँ पर वो शख्स ना मिले जो मुझे पेट्रोल डाल के दे देगा, तो क्या करना पड़ेगा? खुद उतर के डालना पड़ेगा। इज़ दिस स्टेबिलिटी? और आइदर आई एम टेंडिंग टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी कहाँ है? उतरना पड़ रहा है भाई, काम करना पड़ रहा है। मिल्कमैन मिल्क लेके ना आए तो खुद जाना पड़ जाएगा दुकान पे लेने के लिए, कई लोग जाते भी हैं। इज़ दिस स्टेबिलिटी? नो। वो हमारी ज़रूरत है और हमें वो ज़रूरत फुलफ़िल करनी पड़ रही है जस्ट फ्रॉम दी शॉप। मगर क्या शॉप वाला वो मिल्क बना रहा था? नो, इट्स फ्रॉम दी कैटल फार्म्स। और फिर बात कर कर आके कहाँ पहुँच गई है? एनिमल सोर्स के ऊपर दोबारा से। तो स्टेबिलिटी तो नहीं आई ना। दिस वर्ल्ड इज़ इन ए स्टेट ऑफ वॉर। मगर मैं उस वॉर की बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर्स पे लड़ी जाती है, मैं उस बैटल की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस वर्ल्ड इज़ इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर बीइंग स्टेबल। ये जंग जो है ना, ये जंग स्टेबिलिटी की जंग है। हर शख्स चाहता है स्टेबल होना, हर शख्स कोशिश कर रहा है स्टेबल होना, मगर अब तक अचीव नहीं कर पाया स्टेबिलिटी। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर। हम लोग सुपीरियर कंसिडर होते हैं, बट वी आर नॉट स्टेबल। सुपीरियर होना एक अलग बात है। वी आर सुपीरियर अमंग क्रिएचर जस्ट बिकॉज ऑफ आर ब्रेन्स। तो हम लोग सुपीरियर हैं मगर हम लोग स्टेबल नहीं हैं। स्टेबिलिटी के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। स्टेबल होने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा भाई। स्टेबिलिटी ऐसे रिटेन नहीं होनी। तो स्टेबिलिटी कैसे रिटेन होगी, कब रिटेन होगी? जब हम लोग अपने पैरामीटर्स को नॉर्म्स पे ला पाएंगे। एक साइंसदान था, एवोल्यूशनिस्ट कहना चाहिए मुझे, डार्विन। डार्विन अपनी एवोल्यूशनिस्ट थ्योरीज में, डार्विन इज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ एवोल्यूशन। बहुत बड़ा नाम है ये और इसको गॉडेस माना जाता है ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन अपनी एवोल्यूशनिस्ट थ्योरीज में कहता है कि दुनिया में सर्वाइवल फिटेस्ट का होगा। वो कहता है सर्वाइव वो करेगा जो फिटेस्ट हो। बात बड़ी समझ में आने वाली है। नेचर अपनी सिलेक्शन करती है। कैसे मानोगे मेरी ये वाली बात? कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रीवियसली तो एग्जिस्ट करते थे मगर आज एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, डिक्लाइंड, ख़त्म हो गए। कल को अगर ह्यूमन सिलेक्टेड ना हो बाय नेचर तो ह्यूमन भी नेचर में से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। याद रखना मेरी बात, ह्यूमन भी ख़त्म हो जाएंगे जस्ट बिकॉज वी आर अडेप्टिंग टू दी नेचर। सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिस दिन अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी, उस दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो डार्विन साहब से एक सवाल ये हुआ दैट दो डार्विन सेज के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, द क्वेश्चन इज डार्विन वाज आस्क्ड फ्रॉम वेयर डज द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट अकर। वो ये कहना चाह रहे हैं, डार्विन ये कह रहे हैं सर्वाइवल होगा किसका? फिटेस्ट का। मगर ये फिटेस्ट कहाँ से आया या ये फिटेस्ट कौन है? डार्विन से ये पूछा जा रहा है। सर्वाइव तो चलो करेगा मगर कैसे फिटेस्ट है भाई? क्या कर रहा है? कौन है? कहाँ से आया? क्यों फिटेस्ट कहला रहा है? डार्विन इवन हैड नो आंसर टू दिस। गॉडेस कहा था मैंने उसको एवोल्यूशन का, मगर ये भी डार्विन जवाब नहीं दे पाया। सिलेक्शन होती है ज़रूर। कैसे सिलेक्शंस होती हैं? मेरी एक एग्जांपल है, चलेगी बात, चलेगी। आखिर में मैं बता दूंगा सिलेक्शन क्या हुई है। बहुत बड़ा दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म था, एक्सटिंक्ट हो गया। सोचो किसकी बात कर रहा हूँ? कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया होगा, डायनासोर्स का जिक्र कर रहा हूँ। एक्सटिंक्ट हो गया। ज़रा तसव्वुर करो, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, इतना मैसिव, शायद हम लोग भी इसके सामने इतने से लगे, पाँव के नीचे कुचले जाए, मारे जाएँ। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म था, एक्सक्यूज, एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया? देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंस अबाउट इट, देयर आर मेनी थ्योरीज दैट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। एक आप लोग के साथ जिक्र करूँ, कहते हैं उसकी फूड चेन ख़त्म हो गई थी। डायनासोर्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक एरा पढ़ा है, कार्बोनिफेरस एरा, जिसमें प्लांट्स बड़े अपने अरूज के ऊपर थे।
बहुत ज़्यादा प्लांट बना उस एक एरा में। तो डायनासोर्स पर इनिशियली हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर थे। जब प्लांट ईटर थे तो वो प्लांट्स को जब इनटेक करते थे। इफ़ इन केस दिस डायनासोरिक एरा, जिसको जुरासिक कहा जाता है, जुरासिक एरा, अगर ये जुरासिक एरा और जो कार्बोनिफेरस एरा है अगर ये सेम टाइम में होता, यानी ये दोनों एराज मैच कर जाते, डायनासोर्स वुड हैव दैट मच प्लांट इनटू देयर सराउंडिंग के खाते रहते मगर प्लांट ख़त्म ना होता, इनकी फूड चेन मुकम्मल रहती, कभी ख़त्म नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, डायनासोर्स बीइंग प्लांट ईटर्स, ये जुरासिक एरा और कार्बोनिफेरस एरा मैच नहीं किया। प्लांट खाते 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 एक वक्त आया प्लांट ख़त्म हो गया। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट खा रहे जा रहे, ख़त्म हो जाएगा। प्लांट ख़त्म हो गया। जब प्लांट ख़त्म हो गया तो देन डायनासोर को कुछ तो करना था ना अपने आप को बचाने के लिए। देन डायनासोर्स एवोल्यूटेड फ्रॉम बीइंग हर्बीवोर्स टुवर्ड्स कार्निवोर्स। इसने एनिमल्स को खाना स्टार्ट किया, बट अगेन द इशू इज़ द सेम। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी इसके सामने कितना छोटे हैं। एक वक्त आएगा एनिमल्स खाते खाते क्या हो गया, एनिमल्स ख़त्म हो गए। इसी दौरान कुछ चेंजेस कर लिया एनिमल्स ने, कुछ एनिमल्स ने, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्नेक, स्नेक के लिए कहा जाता है दैट इट हैड लिम्स एट टाइम्स, इसके पास एक लिम्ब थी। बट ये क्योंकि उस एरा का ऑर्गेनिज्म था व्हेन दे वर सच मैसिव एनिमल्स, अगर ये उस वक्त चलता ना तो उनके पैरों के नीचे कुचला जाता और मारा जाता। सो देन व्हाट स्नेक डिड, इट एवोल्यूटेड इट लिम्स, और इसने अपनी लिम्स को ख़त्म किया। इट डिग्ड आउट होल एंड क्रॉल्ड इनटू इट। अच्छा, एक और चीज़ पे भी ध्यान दो, ये वाली बात रिलीजियस कॉन्सेप्ट से कितनी डिफरेंट है। शायद कोई बच्चे मेरी बात समझ पाए हो। रिलीजियस कॉन्सेप्ट इस बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। स्नेक वॉज परस्यूड, स्नेक के लिए जो कहा जाता है, इट्स बीन अ थॉट व्हेन द फर्स्ट पेरेंट्स ऑफ आर एडम एंड ईव की बात करूँ, वो दे बिट्रेड। तो स्नेक को सज़ा के तौर पर कहा गया था दैट इट विल क्रॉल अपॉन इट्स बेली एंड विल डिग आउट मड। एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि ये ऐसे एरा में था जब इतने बड़े बड़े एनिमल्स थे, अगर उस वक्त चलता तो उनके पैरों के नीचे आके मारा जाता, कुचला जाता। कितना फ़र्क आता है ना, एवोल्यूशनिस्ट थॉट्स में और रिलीजियस थॉट्स में बहुत फ़र्क होता है। एवोल्यूशनिस्ट हैव देयर ओन थॉट्स, एवोल्यूशनिस्ट हैव देयर ओन एविडेंसेस विच माइट नॉट मैच टू द रिलीजियस कॉजेज़, मगर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, दोनों को कभी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करते। तो क्या हुआ, स्नेक ने अपने एक ऑर्गन को डिसयूज़ किया, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि नेचर को उसने अडैप्ट किया, ऐसे ही सिलेक्शन हुई, उसमें उस ऑर्गन की एलिमिनेशन आ गई। और भी मैं इसकी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, आप लोग जानते हो एग्जांपल्स। ऑस्ट्रिच पहले फ्लाइट करता था, अब फ्लाइट नहीं ले पाता। क्यों? द विंग्स वर डिसयूज्ड, विंग्स ख़त्म। कीवी पहले फ्लाइट लेती, अब कीवी फ्लाइट नहीं लेती। क्यों? द विंग्स वर डिसयूज्ड, अब उड़ नहीं पाती। तो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हो गए। पहले कहते हैं ये उड़ते थे, अब उड़ नहीं पाते। सो डिफरेंसेस आए हैं, बड़े वाज़ेह डिफरेंसेस हैं। अपनी बात की तरफ को दोबारा आता हूँ। एनिमल्स ख़त्म हो गए डायनासोर्स के लिए, अब क्या करें, पानी में चला जाता। और एक्वेटिक लाइफ इज़ दैट मच लाइफ के कहते हैं ख़त्म नहीं हो सकती, बट अनफॉर्चुनेटली वो पानी में नहीं जा पाया क्योंकि कुदरत ने उसको ऐसी नॉस्ट्रल में लेयर नहीं दी जिससे वो पानी के अंदर जा पाए। मैं देखो, अभी तुम लोग को शायद मेरी इस वाली बात से ऑब्जेक्शन हो, जिन लोगों ने जुरासिक पार्क्स वगैरह देखी होगी, वहाँ पर उसको पानी में जाते हुए दिखाया गया। एलिगेटर स्पीशी में और डायनासोर स्पीशी में फ़र्क होता है। वो एलिगेटर स्पीशी है जो कि पानी में जाती है, एलिगेटर्स जाते हैं, क्रोकोडाइल भी तो जाता है, ऐसी स्पीशी से वो बिलोंग करता है। तो डायनासोर नहीं जा सकता, खैर पानी में नहीं जा पाया। अगर चला जाता शायद उसकी खुराक कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली एट लास्ट उसके पास यही ऑप्शन था, एक दूसरे को मार मार के खाना स्टार्ट किया। जो लास्ट वन बच्चा होगा उसकी खुराक के लिए कुछ होगा ही नहीं, डिमिनिश। डायनासोर दुनिया से एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिटेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को या नेचर को जैसा अडेप्ट करना चाहिए था वैसा अडेप्ट नहीं किया। मेरी बात समझ में आई? नेचर ने सिलेक्शन की, नहीं समझ में आई? अगली बात से समझ जाओगे। इतना ही एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, आज भी जिंदा है। जाइंट ब्लू व्हेल की बात कर रहा हूँ, क्या खाती है? कॉड फिश, इतनी सी फिश है, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म से फीड करती है वो। कितनी खुराक है उसकी एक वक्त की? ऑलमोस्ट 40 टन्स पर मील, 40 टन खा जाती है एक वक्त में। अब जब 40 टन्स वो खा रही है एक वक्त के अंदर, तो इतनी छोटी छोटी फिशेस
तो उन फिशेस को एलिमिनेट हो जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉड फिश के ऊपर ही बात करूँ, अब तक तो कॉड फिश को एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। सोचो ज़रा, मैं कह रहा हूँ 40 टन्स पर मील, दैट्स 120 टन्स पर डे अगर वो 3 वक्त का खाना खा ले। और क्या दुनिया में एक ही व्हेल है कि बहुत सारी हैं? सबकी खुराक ऐसी होगी, सब इतना इतना खाना खाती होंगी। कॉड फिश क्यों नहीं एलिमिनेट हो रही? क्योंकि जब कॉड फिश को व्हेल की खुराक बनाया गया ना, और ये 40 टन्स पर मील जैसा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो कॉड फिश का कुदरत ने ब्रीडिंग रेट भी उतना ही रखा। कॉड फिश का ब्रीडिंग रेट होता है 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन एग्स इन ए सिंगल ब्रीडिंग सीजन। 1.3 बिलियन एग्स, बहुत मैसिव रिप्रोडक्टिव रेट है। तो क्या हुआ? ना इधर कॉड फिश एलिमिनेट हो रही है, ना व्हेल की खुराक ख़त्म हो रही है। दोनों ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने, क्यों? क्योंकि नेचर सेलेक्ट कर रही है इन ऑर्गेनिजम्स को। अगर नेचर इन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट ना करे तो ये ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो जाएंगे? एलिमिनेटेड। डायनासोर को नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, और जब डायनासोर को नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया तो एट लास्ट फिर क्या हुआ? एलिमिनेट हो गए वो नेचर से। दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड साइकिल सेज। जो सर्वाइवल कर पाएगा वो ही आगे बढ़ेगा, मगर जो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा वो नेचर से एलिमिनेट होगा। नेचर सिलेक्शंस करती है, और इसी तरीके से सिलेक्शंस करती है। नेचर सिलेक्शन करती है अपॉन बेसिस, एंड हुएवर ओबेज दैट क्राइटेरिया नेचर विल सिलेक्टेड। हमें सर्वाइवल के लिए क्या करना है? अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन करना है। हमें सर्वाइवल के लिए क्या करना है? अपने पैरामीटर्स को रिटेन करना है। हमें सर्वाइवल के लिए नेचर के साथ साथ रिवर्ट करना है। जिस दिन नहीं करेंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिस दिन नेचर को अडाप्ट नहीं करेंगे एक्सटेंशन आएगी। जब तक नेचर को अडाप्ट करेंगे एक्सटेंशन नहीं आनी। जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए वो होम्योस्टैटिकली स्टेबल नहीं रहे थे, मगर जो ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैटिकली स्टेबल हैं वो अब तक मौजूद हैं। क्रोकोडाइल को ले लो, उसके साथ के ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए ना, आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर को अडाप्ट कर गया था। अगर नहीं अडाप्ट करता तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। तो इस बात से तुम लोगों को क्या समझ में आता है? इस बात से मैं एक ही बात के ऊपर फोकस कर रहा था, दैट होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी टू टेंस द नॉर्मल स्टेट। हम कोशिश करते हैं कि नॉर्म्स में रहें। जब नॉर्म्स वेरिएट करते हैं, जब नॉर्म्स डाइवर्ट करते हैं, तो हम लोग दोबारा से नॉर्म्स में आने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ द साइकिल दैट कंटिन्यूसली गोज़ ऑन, कि साइकिल यूं ही चलती रहती है। बॉडी होम्योस्टेसिस में आती है, रिटेन होती है, छिड़ती है, फिर होम्योस्टेसिस में आती है, फिर रिटेन करती है। एंड दिस इज़ बीन द बैटल दैट विल लास्ट टिल वी आर अलाइव। ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर आकर वर्ड कवर अप हो जाता है होम्योस्टेसिस। अगले जो मेरे लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस को ख़राब करती हैं। एक बात। दूसरी बात कि फिर बॉडी क्या करती है उस होम्योस्टेसिस को रिटेन करने के लिए, या बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, या बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स क्या होता है। तो 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या कुछ सीखा। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैरामीटर्स बता दिया ऑफ होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट्स थ्योरेटिकल लेक्चर, बहुत सुनना पड़ेगा, मगर मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था 20 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। 20 मिनट आप लोग को सिर्फ ध्यान से सुनना है, सिर्फ 20 मिनट की बात है। 20 मिनट में जो चीज़ बताई जा रही है उसको ग्रैब आउट कर लो। आज मैंने कुछ डिक्टेट नहीं किया, कुछ नहीं लिख पाया, मगर हाँ वर्ड होम्योस्टेसिस को कवर अप कर गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अपॉन होम्योस्टेसिस फर्स्टली, देन सेकेंडली ये बताऊंगा दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज दैट इज़ बीन डेवलप्ड बाय द बॉडी। इस लेक्चर को हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। क्लास ऑफ है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी लेक्चर नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।